नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमें बचपन से ये घोट घोट कर पढ़ाया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हों। लेकिन फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि हमारे सेक्युलर देश में हर धर्म, हर मजहब के लिए अलग कानून है। लेकिन अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा संकेत मिला है, और यह संकेत दिया है खुद पीएम मोदी ने। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने यूसीसी लागू करने को लेकर पार्टी के संकल्प को दोहराया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यह चर्चा हो रही है कि आखिर यूसीसी पूरे देश में कब लागू होगा। इसलिए आज पूरा सच में हम यूसीसी से जुड़े हर पहलू की 360 डिग्री उसकी हम जांच करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे यूसीसी का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको आज हम बताएंगे कि क्यों नेहरू ने कहा था कि हम मुसलमानों के शरिया कानून को छूने की हिम्मत नहीं करते। आखिर नेहरू को किस बात का डर था। आज हम आपको बताएंगे यूसीसी पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार क्या थे। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो विश्व का सबसे विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस को लेकर देश भर में बीजेपी कार्यालयों में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। दिल्ली में स्थित बीजेपी जो हेडक्वार्टर है, वहां पर स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी का झंडा फहराया। साथ ही संगठन के आधार स्तंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित बीजेपी के केरल प्रदेश कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण के संकल्प को ईमानदारी के साथ पूरा किया है, और पार्टी का यह मिशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार विमर्श चल रहा है, और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। तो पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बीजेपी के संकल्प का क्या है पूरा सच। अपनी स्थापना के दिन से ही भाजपा का एक संकल्प था कि 370 का कलंक देश के साथ माथे से हटकर रहेगा, और हमने ये काम करके दिखाया। 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव, घुसपैठियों का ज्वलंत मुद्दा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गुलामी की मानसिकता, बहुत से विषय हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम हैं जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है, और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी का मिशन है। जाहिर है पीएम ने एक तरह से यूसीसी को लेकर अपनी और पार्टी की जो निष्ठा है वो साफ कर दी है। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। इस देश की शीर्ष अदालत भी यानी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूसीसी की जरूरत पर जोर दे चुका है। तो आइए आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है। तो देखिए, 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को याद दिलाया था कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का
प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि देश की कोई भी कोर्ट सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान का अनुच्छेद 44 डेड लेटर बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया कि गेंद उसके पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। 1994 की बात करते हैं, तब सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। 1995 के सरला मुद्गल मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी सीधी हिदायत दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने को कहा था। 2003 की बात कर लेते हैं, तब जॉन वल्लमत्तम केस में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है, नाकामी है। 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत के मामले में भी फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का जिक्र किया था। वहीं 2019 में जोस पाउले कटिनो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बाद भी यूसीसी लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में जो सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी, यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू भी शुरुआत में, जब आजादी नहीं मिली थी उसके कुछ समय पहले तक, शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे। लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू के ख्यालात, विचार बदल गए। आजादी के बाद नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन वो क्या लेकर आ गई? वो लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। उस समय नेहरू सरकार ने मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी तरह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आजादी के बाद भी बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशंस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था, उनकी सोच को सामने वो लाता है। नेहरू ने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। नेहरू ने आगे कहा कि तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे नेहरू के विचार। तो आइए अब बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की और जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोचते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कई नेता बार बार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं। लाल किताब देखी होगी कई नेताओं के हाथों में आप। लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और यह बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहेब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिली है? हमें यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ
टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानून को राज्य यानी स्टेट यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। तो बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने सिर्फ आगे का मिशन ही नहीं बताया, बल्कि स्थापना दिवस के भावनात्मक महत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र इकलौता राजनीतिक दल है जहां पार्टी को मां माना जाता है। तो पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी बनी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस हमारे लिए ये केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं होता, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक अवसर होता है। आज बीजेपी जिस शिखर पर है उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है। तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी के बारे में यह दावा किया जाता है कि उसके पास देश भर में 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जिसमें से 2 करोड़ कार्यकर्ता फुल टाइम वर्कर हैं यानी पूरी तरह से सक्रिय कार्यकर्ता। और इसी वजह से यह माना जाता है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। लेकिन बीजेपी ने यह मुकाम इतनी आसानी से हासिल नहीं किया है। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। इसके पहले उसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। लेकिन बीजेपी का असली उभार शुरू होता है राम मंदिर निर्माण आंदोलन से। 1989 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने 85 सीटें जीती। इसके बाद आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, जिसने पूरे देश में बीजेपी की लहर को आसमान तक पहुंचा दिया। 1991 के आम चुनावों में बीजेपी सीधे सीधे 120 सीटों पर पहुंच गई और पूरे देश में उसे 20% वोट हासिल हुए। इसके बाद पार्टी की कमान फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली और 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली और वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार भी बनाई, लेकिन वो सिर्फ 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद आया साल 1998 और बीजेपी को इस साल हुए चुनाव में 182 सीटें हासिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री और इस बार उनकी सरकार अगले 6 साल तक चली और 2004 के बाद से बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट का दौर शुरू हुआ। पार्टी 2004 के बाद 2009 में भी चुनाव हार गई। 2009 में बीजेपी लोकसभा में सिर्फ 116 सीटों पर सिमट चुकी थी और पूरे देश में उसका वोटिंग परसेंटेज गिरकर करीब करीब 19% पहुंच गया था। और कांग्रेस 10 साल से सरकार में थी और ऐसा माना जा रहा था, लग रहा था कि बीजेपी की वापसी नामुमकिन है। और तभी भारतीय राजनीति के केंद्र में एक ऐसे धूमकेतु का उदय हुआ कि उसने बीजेपी की काया ही पलट दी। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहुत सालों बाद 1984 के बाद देश में ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 300 के आंकड़े को भी पार कर लिया और 2024 में भी मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से ये तीनों तस्वीरें बीजेपी के सफर को प्रदर्शित करती हैं, उसके संघर्ष को प्रदर्शित करती हैं। तो 1980 में बीजेपी की स्थापना बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुई थी। असल में 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो एक बार फिर भारतीय जनसंघ के नेताओं ने मिलकर बीजेपी के नाम से नई पार्टी की
स्थापना की। तब अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए और जनसंघ का चुनाव चिन्ह पहले दीपक था, लेकिन 1980 में बनी बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह कमल चुना, कमल का फूल चुना। तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह पार्टी अगले 2 दशक के भीतर ही केंद्र में अपनी सरकार बना लेगी, और ऐसा हुआ। और इसके पीछे था पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। आइए आपको सुनाते हैं कि जब पार्टी की स्थापना के अवसर पर ही यानी 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के शक्तिशाली बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और ठीक वही हुआ। सबसे बड़ी पार्टी बनकर कमल 1996 में खिल ही गया था, लेकिन कमल पूरी तरह से खिला 2014 में, जब पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इसलिए बीजेपी के इतिहास को जब भी दर्ज किया जाएगा तो इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 2014 के पहले और 2014 के बाद। दरअसल 2014 के बाद बीजेपी ने पिछले 12 साल में उस ऊंचाई को छुआ है जिस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा होती है। दुनिया भर के राजनीति के जानकार बीजेपी के उत्थान पर विमर्श करते हैं और कुछ तथ्य भी इस बात की गवाही देते हैं। आइए जरा अब इन तथ्यों को देखते हैं। देखिए, 2014 के बाद से देश में 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें तीनों में ही बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। 2014 के बाद से देश में लगभग 71 विधानसभा चुनाव हुए 71 राज्यों में, और इनमें से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मिलकर 38 चुनावों में जीत हासिल की है, यानी 50% से भी ज्यादा चुनाव बीजेपी जीती है। अब जरा पिछले प्रदर्शन से तुलना करते हैं। 2009 से 2013 के बीच इन 4 साल में देश में 29 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से केवल 8 विधानसभा चुनाव में 8 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव जीते। अब आगे सुनिए, देश भर में कुल विधायकों की संख्या 4153 है, जिसमें से बीजेपी के विधायकों की संख्या करीब इस वक्त 1654 है। यानी देश के कुल विधायकों में से लगभग 40% विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। अब जरा तुलना करते हैं, 2014 में पूरे देश में बीजेपी के 1035 विधायक थे जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और आज 2026 में इनकी संख्या है 1654। यानी पिछले 12 साल में बीजेपी के विधायकों की संख्या में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो यह है बीजेपी की विजय गाथा। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि महाराजा सुहेलदेव पर ओवैसी की पार्टी के नेता ने क्या दिया विवादित बयान। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। AIMIM के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से महाराजा सुहेलदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव और सालार गाजी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पोस्ट में कहा कि योगी आदित्यनाथ सालार मसूद गाजी के बारे में गलत इतिहास बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में भी विवादित टिप्पणी की और कहा कि महाराजा सुहेलदेव का भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं था। ऐसे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि इतिहास का पूरा सच क्या है। लेकिन पहले आप सुनिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको, और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। तो सीएम योगी के सालार गाजी वाले इस बयान पर यूपी MIM के अध्यक्ष शौकत अली ने अपनी भड़ास राजा सुहेलदेव पर निकाली। इसलिए जरूरी हो जाता है कि शौकत अली जैसे लोगों को परम प्रतापी महान बलशाली राजा सुहेलदेव के बारे में पूरा सच बताया जाए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वीर पराक्रमी राजा सुहेलदेव कौन थे और किस तरह से उन्होंने सालार गाजी से जैसे क्रूर लुटेरे को उसकी औकात, उसकी हैसियत बताई थी। महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के पूर्व शासक थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था। महाराजा सुहेलदेव सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी द्वारा की गई लूट और हिंसा से काफी क्रोधित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग समुदायों से आने वाले हिंदू राजाओं को एक सेना के नीचे एकत्रित किया था, जमा किया था। उन्होंने इतिहास में महमूद गजनवी की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने के लिए भी उन्हें इतिहास में जाना जाता है। और महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में संयुक्त हिंदू सेना ने 1034 ईस्वी में बहराइच में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया गया था, जिसका जिक्र अभी सीएम योगी कर रहे थे। और महाराजा सुहेलदेव के शौर्य का उल्लेख मिरात मसूदी में भी है, जो 17वीं शताब्दी का फारसी भाषा का एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो ये तो हुई महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा। लेकिन कहते हैं ना कि नायक के साथ साथ जब तक खलनायक का पूरा सच ना बताया जाए तो बात, कहानी पूरी नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन था सैयद सालार मसूद गाजी, उसने कैसे भारत में लूट मचाई और क्या हुआ था उसका अंजाम। तो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी। इतना ही नहीं, सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की लुटेरी सेना का सेनापति भी था। सालार गाजी के नेतृत्व में गजनवी की सेना कई हिंदू मंदिरों को भी उसने लूटा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरन तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया। इतिहासकार सालार गाजी को एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति के रूप में याद करते हैं। और सालार गाजी भारत के पश्चिमी इलाके में हमला करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। कहा जाता है कि उसने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इसके बाद साल 1034 में उसका सामना श्रावस्ती के बलशाली महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ। उन्होंने उस दौरान 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की थी और महाराजा सुहेलदेव राजभर बाकी राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ सालार गाजी के बीच में युद्ध हुआ और उसमें उसे हिंदू राजाओं से करारी हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में सालार गाजी की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया था और यही सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है। मुस्लिम सुल्तानों के ज़माने में सालार गाजी का महिमा मंडन किया गया, खूब महिमा मंडन किया गया। चूंकि उसने हज़ारों हिंदुओं की हत्या की थी, लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया था, इसलिए गाजी यानी मजहबी योद्धा के रूप में उसे जाना
पहचाना जाने लगा और उसकी कब्र को दरगाह का रूप दे दिया गया। यहां पर बाद में मेला लगने लगा और यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर की आधिकारिक जीवनी आईने अकबरी को माना जाता है, जिसे अब्दुल फजल ने उसके मुताबिक 1561 में खुद अकबर ने आम व्यक्ति का भेष बदलकर सालार गाजी की कब्र पर मत्था टेका था। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक